सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और आप भी अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारे नोट्स हैं और ये बहुत ही अच्छे और प्रॉपर तरीके से बनाए हुए नोट्स हैं। और इन्हीं में से हम लोग कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक के बाद एक टॉपिक पढ़ रहे हैं और इन टॉपिक पर कैसे प्रश्न आ सकते हैं और उनका आंसर कैसे लिखना है, बोर्ड परीक्षा में हमें कैसे टॉप करना है और केमिस्ट्री को कैसे आसान तरीके से समझना है। ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से पढ़ते हुए समझते हैं। इसमें ज़रूरत पड़ने पर हम चित्र का इस्तेमाल करते हैं तथा ज़रूरत पड़ने पर हम फैक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोई भी जानकारी हमसे मिस ना हो, इसलिए हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और ये पीडीएफ नोट्स जो है उसका ये प्रिंटेड फॉर्म है, जिसमें से मैं आपको एक एक करके पढ़ा रहा हूँ। और अभी तक हमने यहाँ तक जो है 10 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। और ये सारे 10 प्रश्न आपको मिलेंगे कहाँ पर? प्ले लिस्ट में। ठीक है, तो एक एक करके हम स्टडी कर रहे हैं। तो प्रश्न अगर आपको पता होता है तो आप एग्ज़ाम में कभी भी भूल चूक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इस टॉपिक पर प्रश्न कैसे बनता है और उसका आंसर कैसे लिखना होता है। और बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो तो आज हमें 11वां क्वेश्चन करना है और ये संख्यात्मक प्रश्न है। और इसका जो आंसर है काफ़ी कठिन है, लेकिन हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। ननसर्ट समीकरण लगेगा। इसके बाद और भी कुछ न्यूमेरिकल दिए गए हैं। और आप आगे का भी मैटर देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए आपको ये पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने होंगे और इनका प्रिंट निकलवा के अपने पास हिफाजत के साथ में अच्छे से रखना होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि सर नोट्स कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो उसके लिए मैंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जिसका नाम है sandeepkharennotes.com। गूगल पर सर्च करोगे sandeepkharennotes.com तो आपको ये वेबसाइट पर आप पहुंच जाओगे। वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के जैसे जैसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ आपको वहाँ पे नोट्स मिलेंगे। तो उसमें क्या होगा, आप इनको डाउनलोड कर पाओगे और प्रिंटेड फॉर्म में अपने पास रख पाओगे। तो इसको भी आप अच्छे से रख सकते हो। तो नोट्स के साथ में स्टडी करने का मज़ा ही कुछ और होता है और पढ़ने में भी मज़ा आता है। इसलिए हम लोग इस तरीके से स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए करेंगे। और जब स्टडी तभी आपको करना है जब आप एकांत में बैठे हों, ताकि पूरा समझ में आए, दिमाग में पूरा जाए अच्छे से। ठीक है, और डेली बेसिस पर स्टडी करना है। मतलब 2-2 4-4 वीडियोज़ भी आप देखते जाओगे ना तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरी प्लेलिस्ट आपको याद ही हो जाएगी इस तरीके से और पूरे नोट्स अच्छे से बनने लगेंगे। चलो 11वां क्वेश्चन है, ये दिया गया है तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो 11वां प्रश्न जो है वो हमने प्रश्न निकाल दिया है यहाँ पे। ये सारा इतना प्रश्न है। अब इसमें हमें ननसर्ट समीकरण की हेल्प लेना है। ननसर्ट समीकरण तो आप सभी जानते होंगे। ये आप देख सकते हैं, ये ननसर्ट समीकरण है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये कैसे आता है, क्यों आया, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब हम चीज़ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे तो हम इसका न्यूमेरिकल कर रहे हैं। तो ननसर्ट समीकरण से हम विद्युत वाहक बल की गणना करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक सेल दिया गया है। सेल को इस तरीके से लिख सकते हैं या दूसरा ऑप्शन है कि सेल को इस तरीके से बना के भी दे सकते हैं। तो ये बना के देना कठिन होता है और साथ में इसमें टाइम वेस्ट भी होता है। तो ये तरीका सही नहीं है। इसलिए सेल को बनाना नहीं चाहिए और ना ही क्वेश्चन में सेल बना आता है, सेल का प्रदर्शन आता है। देखो इस तरीके से। अब इस प्रदर्शन को मैंने आपको सेल का प्रदर्शन कैसे किया जाता है उसमें समझाया था, यहाँ पे थोड़ा सा बताऊँगा। देखो जैसे यहाँ पे लिखा है कि कॉपर से बना, कॉपर जो है पहले कॉपर था और कॉपर से बना कॉपर डबल प्लस। इसके बाद ये दो लाइन आपको दिख रही हैं, एक्चुअली में ये लवण सेतु है, इसे हम खड़ी पाई बोलते हैं और खड़ी पाई बोलते हैं। ठीक है, याद रखिए जब पढ़ते हैं तो डबल ये लाइन है, इसको खड़ी पाई बोल देते हैं। और फिर जो एजी था, सिल्वर प्लस आयन था, वो बन गया सिल्वर में। ये कोष्टक में क्या दिया गया है, तो फिर ये कोष्टक में इसकी जो है कंसंट्रेशन या सांद्रता दी गई है। तो इसको हम कंसीडर करके रहेंगे। अभी केवल हम सेल का प्रदर्शन देख रहे हैं। ये देखो, ये एक सेल बना है। देखो खड़ी पाई के इस तरफ जो है ये लेफ्ट वाला पार्ट कहलाता है और खड़ी पाई के जो इस तरफ होता है वो राइट वाला पार्ट है। और आपको पता है कि लेफ्ट में हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। कैसे पता है आपको? मैंने एक ट्रिक बताई थी। क्या ट्रिक थी वो? लॉन, LOAN।
इसमें क्या ट्रिक है कि लेफ्ट में हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसे हम एनोड कहते हैं, और वो बैटरी के ऋण सिरे से कनेक्ट रहता है ना। अब देखो इसको, ये हाफ सेल है। अब इसमें भी एक दो पात्र होते हैं, एक तरफ वाला पात्र जो है ये लेफ्ट में रहता है और दूसरी तरफ वाला पात्र राइट में रहता है। तो लेफ्ट वाले को हमेशा क्या बोलेंगे, एनोड। क्यों? क्योंकि लेफ्ट पर होता है ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, उसे हम एनोड कहेंगे, और बैटरी का ऋण सिरा इससे जुड़ेगा। अगर यहाँ पे बैटरी जोड़ रहे हैं तो उसका माइनस जो है, माइनस हिस्सा इससे जुड़ेगा। ठीक है, चलो अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अगर ऑक्सीडेशन है यहाँ पे तो सेल का प्रदर्शन इस, और हमेशा ही आपको याद रखना है कि सेल का प्रदर्शन जब भी आपको दिया रहेगा तो लेफ्ट तरफ में ऑक्सीकरण ही दिया रहेगा। अब पता कैसे करते हैं कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन? अगर आवेश बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ 0 आवेश था कॉपर के ऊपर, यहाँ 2 प्लस हो गए, इसका मतलब है कि आवेश बढ़ गए, और आवेश जब बढ़े हुए हैं तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। और आवेश घटते हैं, देखो पहले प्लस था, आवेश घटकर 0 हो गया, प्लस से 0 हो गया। सिल्वर पर पहले एक प्लस तो था कम से कम, अब तो 0 है, कुछ भी नहीं है, तो आवेश क्या हो गया, घट गया। तो इसे बोलते हैं अपचयन। आवेश जब बढ़ता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण, और आवेश जब घटता है तो उसे बोलते हैं अपचयन। फिर से समझो, आवेश जब बढ़ता है तो क्या बोलते हैं बताओ, ऑक्सीकरण, शाबाश। और अगर आवेश कम होता है, घटता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अपचयन। तो ये जो है, ये सेल को समझने के पहले हमें इसको समझना जरूरी था। अब हम सेल का विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। ये सेल के ई नॉट दिए हैं, जैसे कॉपर का होता है इतना, सिल्वर का होता है इतना, और ये फिक्स होते हैं क्योंकि ये मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक कंडीशन पर हम ज्ञात कर सकते हैं। आप चाहो तो कुछ धातुओं के याद कर लीजिए, जैसे कि कभी कभार जैसे मान लो सवाल दिया है लेकिन उसमें उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान नहीं दिया है, किताबों में सारणी बनी रहती है मानक इलेक्ट्रोड विभव की, और वो मान हमें याद होने चाहिए। तो कुछ धातुएं मैंने यहाँ पे निकाली हैं, और इनके जो है मानक इलेक्ट्रोड विभव हैं ये, और ये अपचयन है, रिडक्शन पोटेंशियल है। सब देखो, सभी में आवेश कम हो रहा है, देखो सभी में आवेश क्या हो रहा है, कम हो रहा है। रिडक्शन क्यों लिखा है? क्योंकि IUPAC रिडक्शन पोटेंशियल को ही मानती है। तो ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे मान याद कर लो, बहुत ही सरल लगेंगे सवाल फिर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इस चीज़ का मैंने अलग से लिख लिया था इनको। चलो आगे बढ़ें, ठीक है, सवाल करें, ठीक है। देखो सवाल को कैसे करना होता है। सबसे पहले जो भी हमें सेल दिया है वो हमें सेल के प्रदर्शन के रूप में दिया रहता है, तो हमें सेल अभिक्रिया लिखनी पड़ती है। तो देखो सबसे पहले लेफ्ट वाले पार्ट को टारगेट करते हैं और इसकी अभिक्रिया लिखते हैं। कॉपर से बना कॉपर डबल प्लस, आवेश बढ़े मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कॉपर था उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए होंगे, तभी तो वो कॉपर डबल प्लस बना। आवेश जब भी बढ़ते हैं तो उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा, त्यागा होगा। तो यहाँ पे लिख लिया कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए, और ये हो गया ऑक्सीकरण। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये सिल्वर प्लस से बना, ये 0, तो यहाँ पे हुआ अपचयन, तो इसको कैसे लिखेंगे? देखो पहले हमने लेफ्ट तरफ वाली अभिक्रिया लिख ली, अब राइट तरफ वाली लिखना है। तो कैसे लिखोगे? देखो अपचयन को कैसे दिखाते हो कि पहले था सिल्वर प्लस, उसने कर लिया एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण, सो एक माइनस से एक प्लस हो गया डिस्चार्ज, और बन गया क्या, सिल्वर। इसे कहेंगे अपचयन। तो यहाँ पे लिख लिया कि ये है अपचयन। अब ये तो है एनोड की और ये है कैथोड की, अब दोनों को मिलाएंगे तो बनेगी सेल अभिक्रिया। तो नीचे एक लाइन खींच देते हैं और लिखते हैं सेल अभिक्रिया। कैसे लिखते हैं? सेल अभिक्रिया मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं, लेकिन तब तक नहीं जोड़ते हैं जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन समान ना हो। देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नाइंसाफ़ी है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 का गुणा करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना होगा, तब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ भी 2 का गुणा हो गया, यहाँ भी 2 का गुणा हो गया, और यहाँ भी 2 का गुणा हो गया। अब हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो जोड़ते समय ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन समान होने चाहिए दोनों में, एनोड की अभिक्रिया में और कैथोड की अभिक्रिया में। और फिर उसके बाद आपको जोड़ते समय दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि हमें जोड़ते समय इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना है। तो पहले ये लिख लो इस तरफ वाला, फिर ये लिख लो साथ में। तो Cu + 2Ag +
ठीक है। और तीर का चिन्ह, यहाँ पे ये और ये लिख लो, तो Cu डबल प्लस प्लस 2Ag। अब आप सोच रहे होंगे कि सर सेल अभिक्रिया क्यों लिखी है? तो देखो सेल अभिक्रिया से हमें ये पता चल गया कि ये है क्या, प्रोडक्ट, यानी कि ये क्रियाफल है, और ये क्या है, रिएक्टेंट यानी कि क्रिया कारक। समझ में आया कि नहीं? तो हमें ये तो पता चल गया कि ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो नॉनसर्ट समीकरण है, मैंने आपको अभी सूत्र दिखाया था, ये देखो, इसमें P/R आता है। P का मतलब प्रोडक्ट होता है, तो P की जगह पर हम क्या रखेंगे, ये सारा मान, और R की जगह पर क्या रखेंगे, ये सारा मान। इसलिए जब भी हमें नॉनसर्ट समीकरण में विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो पहले आप सेल अभिक्रिया निकाल दो। ठीक है, अब सेल अभिक्रिया निकाल दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, नॉनसर्ट समीकरण में और क्या चाहिए, हमें पूरे सेल का ई नॉट चाहिए। ये तो एनोड का और कैथोड का ई नॉट दिया गया है, एनोड के इलेक्ट्रोड का ई नॉट है और कैथोड के इलेक्ट्रोड का ई नॉट है। तो टोटल सेल का कैसे निकालते हो, तो टोटल सेल का ई नॉट आप ऐसे निकालोगे, पहले तो आप यहाँ पे लिखोगे हल, मतलब ये सॉल्व हो रहा है। अब टोटल लिखोगे सेल का कुल विद्युत वाहक बल जो कि होता है ई नॉट। तो वो कैसे निकालोगे, देखो सेल का कुल विद्युत वाहक बल निकालने के लिए आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। देखो ये दिया गया था ना, तो बताओ इन दोनों में से लेफ्ट तरफ वाला एनोड होगा कि कैथोड होगा। हमेशा याद रखना, लोन वाली ट्रिक मैंने आपको इसलिए बताई है, लोन वाली ट्रिक में आपको पता चल रहा है कि लेफ्ट तरफ वाला जो है वो एनोड है। और सेल का ईएमएफ कैसे निकालते थे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। आपको मालूम है कि नहीं है बताओ, मैंने पढ़ाया था ना। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब कैथोड में से एनोड घटा दो तो सेल का विद्युत वाहक बल आ जाता है। अब यहाँ पे भी वही चीज करनी है, यहाँ पे ये है कैथोड और ये है एनोड, तो इसमें से इसको घटाओगे, हालांकि ये दोनों ई नॉट है तो पूरे सेल का ई नॉट आएगा, अलग अलग का ई नॉट दिया गया है, घटा देंगे तो पूरे सेल का आ जाएगा। घटा दो, तो 0.80 माइनस 0.30 घटा दिया तो पूरे सेल का ई नॉट आ गया। तो घटाते हैं कितना आता है, तो इस तरीके से हमने लिख लिया कि इसमें से इसको घटाना है। 10 में से 4 जाएंगे बचेंगे 6, 7 में से 3 जाएंगे बचेंगे 4, ये 0.46 वोल्ट। तो यहाँ पे लिख लिया 0.46 वोल्ट प्लस का आएगा, ये ई नॉट हो गया। तो नॉनसर्ट समीकरण में और क्या चाहिए, एन का मान चाहिए, ई नॉट हो गया, पी और आर हो गया। पी और आर तो हमें यहाँ पे ये दिख रहे हैं, हमें ई नॉट भी मिल गया। अब हमें चाहिए एन, तो एन के लिए एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का दोनों तरफ। तो एन का मान कितना हो गया आपका 2। बस अब नॉनसर्ट समीकरण लगा के हल कर दो। तो लिखेंगे नॉनसर्ट समीकरण से, नॉनसर्ट समीकरण होता है ये वाला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नॉनसर्ट समीकरण लिख लिया। अब इनके सबके मान रखते हैं, तो E बराबर E0 कितना है 0.46, तो रख दो 0.46 माइनस 0.059, और साथ में एक भी होता है लेकिन 9 बस लिख दो तो भी चल जाएगा। और n का मान है 2 log 10। और प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट तो इतना सारा है, तो क्या सभी लिखना है, आंसर है नहीं। देखो जिन पर प्लस माइनस है केवल उन्हें लिखो, क्योंकि ये सॉलिड अवस्था में है, और नॉनसर्ट कहते हैं कि जो ठोस अवस्था में होते हैं ना उनका मान 1 होता है। तो केवल आयन वाला लिखो, Cu डबल प्लस लिख लो यहाँ पे। और रिएक्टेंट में देखो क्या है, रिएक्टेंट में भी 2 चीज़ें हैं, तो क्या दोनों लिखना है, नहीं, सॉलिड वाला छोड़ दो, आयन वाला ले लो, क्योंकि सॉलिड वाला और शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोस यदि है तो उसका मान 1 लेते हैं हमेशा। तो ये आया 2Ag प्लस। तो 2Ag प्लस को ऐसे लिखेंगे यहाँ पे Ag प्लस, और 2 आगे था उस पर घात लग जाएगी यहाँ पे, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो E बराबर 0.46 माइनस 0.059/2 log 10। इनकी जो सांद्रता है वो हमें दी गई है, कितनी दी गई है, तो इनकी सांद्रता सवाल में दी गई है। देखो कापर डबल प्लस की है 0.10 मोलर, और Ag प्लस की है 10 पे -3 मोलर। दोनों का मान रख देते हैं। चलिए कापर की कितनी है वो बताइए। तो कापर की है 0, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.10 मोलर, और नीचे सिल्वर की है 10 पर -3 मोलर। लेकिन सिल्वर पर 2 की घात है तो यहाँ पे 10 पर -3 पर भी 2 की घात आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने सांद्रता रख दी। अब देखो क्या है कि इनको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। पहला तरीका देखते हैं क्या है। देखो
इस तरीके से हम कर देंगे कि देखो इसको लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 10/100 कैसे लिख सकते हैं, पहले तो ये समझो, जैसे मैंने रफ का यूज किया, 0.10 लिखा है तो इसको बटे वाली संख्या बनाएंगे तो 10/100 लिख सकते हैं, दशमलव हट जाएगा क्योंकि दशमलव का एक दशमलव के बाद जितने अंक उतने जीरो। अब जीरो से जीरो भी कट जाएगा तो 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 पर -1 की पावर है, तो इसको हम 10 पर -1 की पावर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। नीचे आ जाओ, 10 पर -3 है और ऊपर 2 है तो घात के ऊपर घात है तो घातों का हो जाएगा गुणा, तो 3 दूनी कितने हो गए 6, तो 10 पर -6 हो गया नीचे। अब ये ऊपर ले जाएंगे तो फिर से ये पूरा लिखेंगे, इतना पूरा लिख लिया। अब ये जो घात है ये ऊपर ले जाते हैं तो 10 पर -1 पहले से है और 10 पर -6 जाएगी, देखो 10 पर -1 पहले से है और 10 पर -6 ऊपर चली जाएगी तो +6 बन जाएगी ना, तो 6 में से 1 जाएगी तो कितनी बचेगी, 10 पे 5 की घात, तो यहाँ पे बचेगी केवल 10 के ऊपर 5 की घात। अब लॉग का नियम कहता है कि अगर यहाँ पे 10 के ऊपर या कोई भी संख्या के ऊपर घात है तो वो घात आगे आ जाती है। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो ई बराबर मिलेगा 0.46 माइनस 0.059/2 और ये 5 आ जाएगा आगे और बनेगा log बेस 10 इंटू 10 और इसका मान होता है 1। तो क्या मिलेगा, ई बराबर 0.46 माइनस 0.059/2 गुणित, देखो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2.5 आ जाएगा, मतलब 2 से भाग कर दिया तो 5 में तो 2.5 आएगा, 2.5 इस तरीके से। तो अब यहाँ से 2 हट जाएगा, अब इसका गुणा इसमें करेंगे और इसमें से घटा देंगे तो ई बराबर 0.46 माइनस, अब हमें 59 गुणित 25 करना है, दशमलव थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, तो रफ पेपर का यूज करके 59 गुणित करेंगे 25, तो पहले 5 का कर लेते हैं, 5 नाम 45, 45 की 5 हासिल आ जाएगी 4, 5 25 और 4 29। अब 2 का करेंगे, 2 नाम 18, 18 की 8 हासिल आ जाएगी 1, 2 पंचे 10 और 1 11, 5 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हासिल आ जाएगी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 कितना आया 1475। अब इसमें एक अंक दशमलव ये था, 3 अंक ये था, तो टोटल 4 अंक दशमलव 1 2 3 4 यहाँ पे लगेगा, तो 0.14 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। बाकी की संख्या दशमलव के बाद 2 अंक ले लिए, बाकी छोड़ सकते हैं। अब 0.46 में से अगर हम घटाएंगे 0.14 तो देखते हैं कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे कितने, 2 बचेंगे लगभग, 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, 0.32, तो ये अप्रॉक्सीमेटली वही मान है जो हमारे नोट्स में आ रहा वोल्ट। ठीक है, तो यही जो है उस सेल का विद्युत वाहक बल हमने निकाल दिया। अब नोट्स का मिलाते हैं, देखो हल कैसे करना है पूरा इसमें प्रॉपर लिखा है, इसलिए नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। जो आपने समझा है बिल्कुल वही लिखा हुआ है, सेल अभिक्रिया है ये, ठीक है, सेल अभिक्रिया जो कि हमने निकाली थी। नैनसर्ट समीकरण का यूज किया, पूरा एक एक करके पूरा पॉइंट यहाँ पे है। और अब न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के आपको बिल्कुल सरल लगेंगे, देखो ये इसी टाइप से है ना, 2 इससे कैंसिल हुआ तो 2.5 आया, इसका गुणा किया, यहाँ पे आंसर जो आया है वो है 0.3125 और जो हमारा आंसर है वो कितना है 0.32। तो जीरो के बाद दशमलव के बाद एक अंक भी मैच हो गया ना तो भी आंसर सही है, क्योंकि ये 0.31 है और ये 0.32 है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, आप ऐसे करोगे तो आपका ऐसा ही आंसर आएगा जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इसमें कई बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर नोट्स में 0.31 है, आपका 0.32 आया तो आपका गलत है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल करीब करीब मान है, कोई भी टीचर इसको गलत नहीं निकाल सकता। ठीक है, तो ये है। अब हम इसके बाद 12वां क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और हमारे पढ़ने का क्रम इसी तरीके से जारी रहेगा, हम खूब मेहनत करेंगे, आप भी मेरे साथ मेहनत करिएगा केमिस्ट्री में, फिर देखिएगा कितने अच्छे अंक आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, थैंक यू, बाय बाय।